इस इकाई में हम उन बहुत से अफ्रीकी राज्यों के अद्वितीय एवं अपूर्व राज्यत्व अनुभवों तथा विकासात्मक प्रतिपादकों का परीक्षण करेंगे जो 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के प्रारंभिक वर्षों में सदाशा की उमंग के साथ स्वाधीन हुए थे। इस प्रक्रिया के विश्व भर में दूरगामी परिणाम निकले क्योंकि अतीत में कभी इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में राज्यों को शांतिपूर्ण ढंग और सद्भावना के साथ स्वाधीनता प्राप्त नहीं हुई थी। द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के समय अफ्रीका में केवल 3 स्वाधीन राष्ट्र थे, इथियोपिया, लाइबेरिया तथा दक्षिण अफ्रीका। आगामी दशकों में यूरोपियों द्वारा उनके अफ्रीकी साम्राज्यों के परिसमापन हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किए गए तथा फ्रांस, इंग्लैंड एवं बेल्जियम ने तेजी से एवं सुविधापूर्वक उन क्षेत्रों और वहां के लोगों को मुक्त करने की योजना स्वीकार कर ली जिनके शासन को संभालने का दायित्व उन्होंने पिछली शताब्दी में संभाला था। यह प्रक्रिया 1958 में घाना को स्वाधीनता प्रदान किए जाने के साथ प्रारंभ हुई। आगे के वर्षों में इस प्रक्रिया में तेजी आई और 1960 से 1964 तक पूर्वी तथा मध्य अफ्रीका के सभी ब्रिटिश उपनिवेशों तथा महाद्वीप में विद्यमान फ्रांसीसी तथा बेल्जियम उपनिवेशों को 1965 तक स्वाधीनता प्रदान कर दी गई और वे संप्रभुता संपन्न राष्ट्र बन गए। केवल पुर्तगाल अधिकृत उपनिवेश अंगोला एवं मोजम्बिक और दक्षिण रोडेशिया एवं दक्षिण अफ्रीका के श्वेतांग निवासियों वाले उपनिवेश रह गए। सन 1965 तक अफ्रीका उपनिवेशवाद उन्मूलन के मार्ग पर अग्रसर हो चुका था और वहां के निवासियों का स्वप्न पूरा हो गया था, किंतु अफ्रीकी राज्यों को राज्यत्व एवं शासन की संकटपूर्ण एवं कठिन समस्याओं से जूझना पड़ा था। मनचाहे ढंग से परिभाषित उपनिवेशों के स्थान पर राष्ट्र राज्यों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, सर्वत्र फैली हुई गरीबी और सामाजिक आर्थिक कुंठाओं को दूर करने के लिए सर्वांगीण आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के साथ साथ अफ्रीका के अंतर्वर्ती राष्ट्रों सहित विदेशी संपर्कों की व्यवस्था करना आदि समस्याएं उनके सामने चुनौतियों के रूप में खड़ी थीं। जिस प्रकार अफ्रीकी राज्य सिद्धांतों, शासन की प्रकृतियों और प्रकारों, नेतृत्व की शैलियों और विकास की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न थे, उसी प्रकार उनकी समस्याएं भी भिन्न भिन्न थीं। उन्हीं समस्याओं में से कुछ का परीक्षण इस इकाई में किया जाएगा। यहाँ राज्य के संकट से जुड़े हुए कुछ मुद्दों, विशेष रूप से राष्ट्रवाद, एकीकरण की समस्याओं तथा शासन के वैधीकरण एवं नेतृत्व के विषयों पर विचार एवं विश्लेषण किया जाएगा। इनका मूल्यांकन औपनिवेशिक प्रणाली से प्राप्त विरासत राज्यत्वती राजनीतिक संरचनाओं और कार्यों के संदर्भ में किया जाएगा। इस उत्तरौपनिवेशिक विरासत में इस बात का महत्व नहीं होगा कि स्वतंत्र अफ्रीका में इन राज्यों का सामुदायिक यथार्थ तथा उत्तरदायित्व क्या रहा था। वस्तुतः तत्कालीन अफ्रीकी राजनीति को समझने के लिए किया गया कोई भी प्रयत्न इन राज्यों के विशिष्ट ऐतिहासिक अनुभवों की समझ पर ही आधारित हो सकता है। यही संदर्भ आज की अफ्रीकी राजनीति को उपर्युक्त प्रसंग में रख सकता है और समय के साथ विकसित अफ्रीकी समाजों की जटिल विकास पद्धति को स्पष्ट कर सकता है। स्वाधीनता के बाद की राज्यत्व समस्याओं का विश्लेषण करने से पूर्व यह उपयुक्त होगा कि ऐतिहासिक संदर्भ में अफ्रीकी राज्य की प्रकृति का मूल्यांकन किया जाए। 4.2 अफ्रीका में राज्य की प्रकृति। 2.1 राज्य के लक्षण। अफ्रीका में राज्य उत्तर औपनिवेशिक युगीन राज्य में संरचनात्मक तथा कार्यात्मक दृष्टि से ये सभी लक्षण होते थे जो अन्यत्र किसी राज्य में हुआ करते हैं। उसमें स्पष्टतया सीमांकित क्षेत्र, राज्य की संप्रभुता और शासन की संस्थागत संरचना जैसे सभी लक्षण थे जो औपनिवेशिक शक्तियों से विरासत के तौर पर मिले थे। कुछ अपवादों को छोड़कर शेष प्रायः सभी नवस्वाधीन देशों की सरकारों ने सामान्यतः उन्हीं सीमाओं को स्वीकार कर लिया जो औपनिवेशिक राज्यों से उन्हें विरासत में मिली थीं, भले ही वे मनचाहे ढंग से निर्धारित की गई थीं और विभिन्न जातीय एवं सामाजिक वर्गों को विभाजित करती थीं। अपवाद के रूप में परस्पर मिन्नता वाले राज्य अर्थात सुद्धाम, नाइजीरिया तथा कांगो जायरे थे जिनमें असंतुष्ट जातीय समुदायों के कारण क्षेत्रीय अखंडता को निरंतर खतरा बना रहता था। इन सभी को लंबे गृह युद्धों को झेलना पड़ा था। जहां सूडान में 1972 से 83 तक की अवधि को छोड़कर 1964 के बाद निरंतर गृह युद्ध चलता रहा था। नाइजीरिया से बियोफ्रा के पृथक किए जाने के कारण 1967 तथा 1970 के बीच गृह युद्ध की चिंगारी भड़क उठी थी। अफ्रीकी नेताओं ने शीघ्र ही समझ लिया कि उनके तथा उनकी सरकारों के लिए औपनिवेशिक सीमाएं खतरे के बजाय समर्थन के साधन अधिक थे और उन्होंने उन्हीं सीमाओं का पालन करने का प्रयत्न किया। केवल 4 राज्यों मोरक्को, सोमालिया, घाना एवं टोगो ने विरासत में प्राप्त औपनिवेशिक सीमाओं को चुनौतियां दी थीं। मोरक्को के सुल्तान हसन द्वितीय ने पूर्व औपनिवेशिक मोरक्को राज्य से प्राप्त क्षेत्रों, मॉरिटेनियन तथा अल्जीरियन पर अपना दावा पेश किया था। सोमालिया ने जिबूटी, इथियोपिया तथा घाना में बंटे हुए सोमाली जाति द्वारा गृहीत क्षेत्रों की आत्मनिर्णय की मांग का समर्थन किया था। घाना ने सभी औपनिवेशिक सीमाओं को चुनौती देते हुए उन्हें समाप्त करने और पूरे महाद्वीप में एक ही अफ्रीकी महासंघ बनाने की मांग की थी। टोगो ने 1919 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच बांटे गए पूर्ववर्ती जर्मन उपनिवेश की स्थिति के पुनर्स्थापन का अभियान छेड़ा था और एव नामक विभाजित जातीय समुदाय को एकत्र करने का प्रयत्न किया था। जहां घाना तथा टोगो ने अपने अपने दावों को छोड़ दिया, वहीं मोरक्को और सोमालिया ने औपनिवेशिक विभाजन के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा।
मध्य अफ्रीका में खांडा एवं बुरुंडी तथा दक्षिणी अफ्रीका में लेसोथो एवं स्वाजीलैंड जैसे अन्य राज्यों ने औपनिवेशिक सीमाओं के संशोधन संबंधी अपने दावों को छोड़ दिया और अपने अधिक शक्तिशाली पड़ोसियों को चुनौती न देने में ही समझदारी मानी। एक और उदाहरण में दक्षिण अफ्रीका में जिन स्वाजी लोगों का स्वाजीलैंड में स्थानांतरण किया जा रहा था, उन्होंने स्वाजियों के दक्षिण अफ्रीकी निवास क्षेत्र के रवाजीलैंड में प्रभावित स्थानांतरण की विरोध के कारण त्याग दिया। उसी प्रकार एम्हैरिक ईसाइयों तथा अरबी भाषी नील घाटी के मुसलमानों एवं खरतूमों द्वारा किए गए अलगाववादी गंभीर दावों के बावजूद इथियोपिया तथा सूडान दोनों ने विरासत में मिली अपनी सीमाओं को ज्यों का त्यों रखा। कुल मिलाकर व्यावहारिक सुविधा तथा पारस्परिक मान्यता के आधार पर सीमाओं से छेड़छाड़ न करने की आवश्यकता को समझा गया। एरिट्रिया ही ऐसा एकमात्र अपवाद रहा जिसने स्वाधीन राज्यत्व की मांग की और अंततः उसमें सफलता भी प्राप्त की। संप्रभुता किसी राज्य की दूसरी प्रमुख विशेषता है। इसका मूल उपर्युक्त प्रथम लक्षण में ही होता है। उपनिवेशवादोत्तर सभी अफ्रीकी राज्यों को संप्रभुता प्रदान की गई थी। इन राज्यों की सरकारें अपने संप्रभुता अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करती थीं और अपने सीमा क्षेत्रों में सभी कार्यों में स्वयं ही विवादक मध्यस्थ होती थीं। इसके अतिरिक्त बहुत से राज्यों ने राष्ट्रीय नेतृत्व के माध्यम से स्वाधीनता प्राप्त की, जिन्हें अपने अपने राज्य क्षेत्र में जनसमर्थन प्राप्त था, जो अंततः संप्रभुता में विकसित हो गया। उन परिस्थितियों में भी जब किसी राज्य में आंतरिक संघर्ष की स्थिति होती थी, पड़ोसी राज्य उसकी संप्रभुता का सम्मान करते हुए किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते थे। उदाहरण के लिए इथियोपिया के सम्राट हेले सेलेसी को भी, जो अपनी शक्ति को देवप्रदत्त मानता था और असमानता तथा कलह पर आधारित सत्ता संरचना का नियंत्रक था, संप्रभुता का संकट कभी नहीं रहा था। इसी प्रकार लाइबेरिया में यद्यपि सरकार पर अमेरिकी लाइबेरियाई आप्रवासियों का नियंत्रण था, जिन्होंने स्थानीय अफ्रीकी बहुमत को उनके वैध अधिकारों से वंचित कर रखा था, फिर भी वहां के पड़ोसी अफ्रीकी राज्यों के लिए यह किसी प्रकार की चिंता का विषय नहीं बन सका। अन्य राज्यों नाइजीरिया, कैमरून, घाना, माली, गिनी आदि ने राज्य की संप्रभुता के नाम पर आंतरिक संघर्ष में हस्तक्षेप नहीं किया। अफ्रीकी राज्य की तीसरी विशेषता शासन की संस्थागत संरचना है, जो कार्यपालिका, विधानमंडल तथा न्यायपालिका द्वारा प्रचालित होती है। इन संस्थाओं के माध्यम से अफ्रीकी राज्य अपने अपने राज्य क्षेत्र में संप्रभुताजन्य अधिकारों का प्रयोग करते थे तथा नौकरशाही, सशस्त्र सैन्य बल एवं पुलिस की सहायता से कानून एवं व्यवस्था तथा जनकल्याण के अन्य अनिवार्य कार्यों का परिचालन करते थे। राज्य के पास अपनी सीमा में संप्रभुताजन्य संवैधानिक अधिकार का पूरा तंत्र तथा स्वतंत्र रूप से और प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए उसका सहायक संरचना तंत्र होता था। फिर भी अफ्रीकी राज्यों की यथार्थ स्थिति उनके प्रतिस्थानी यूरोपीय राज्यों से बहुत भिन्न थी और वे प्रायः अपने मूल कार्यों को अंजाम देने में असफल रहते थे। इस असंगति का कारण क्या था? अफ्रीकी राज्य संतोषजनक एवं प्रभावपूर्ण ढंग से अपने दायित्व को निभाने में असफल क्यों रहे? अफ्रीका में राज्य के विकास के ऐतिहासिक एवं सैद्धांतिक संदर्भों के आधार पर इनमें से कुछ मुद्दों पर हम विचार करेंगे। 2.2 राज्य के सैद्धांतिक संदर्भ। यद्यपि अफ्रीकी राज्य की प्रकृति पर बहुत सा साहित्य उपलब्ध है, किंतु यह विषय अब भी बहुत पेचीदा बना हुआ है, क्योंकि अफ्रीका में राज्य की कोई एक सुस्पष्ट परिभाषा या अवधारणा नहीं है। अफ्रीका में जितने देश हैं, उतने ही प्रकार के राज्य हैं, जिनमें सिद्धांत, समाजवाद या पूंजीवाद, आर्थिक विकास, नेतृत्व शैली, सत्तासीन शासन की प्रकृति, जनसंख्या आदि के आधार पर भिन्नता होती है। इसके साथ साथ उत्तरौपनिवेशिक अफ्रीका में राज्यत्व एक आरोपित धारणा थी, न कि शासकों की विकासात्मक ऐतिहासिक प्रक्रिया। अफ्रीकी राज्य से अफ्रीकी सामाजिक राजनीतिक यथार्थ को वैसा सुदृढ़ आधार प्राप्त नहीं हुआ जैसा आधुनिक यूरोपीय राज्य से वहां के समाज को प्राप्त हुआ था। इसका सर्जन वस्तुतः उपनिवेशवाद से हुआ था। इसमें विभिन्न आंतरिक संरचनाएं थीं, जो साम्राज्यवादी शक्तियों के अपने अपने उपनिवेशों के संदर्भ में लागू विविध नियंत्रण प्रणालियों के अनुरूप थीं। उदाहरण के लिए पुर्तगाल द्वारा उपनिवेश उन्मूलन की मनाही, स्थानीय देशी संस्थाओं को विकास में बेल्जियम की असफलता, दक्षिणी अफ्रीका में गोरे लोगों की बस्ती का अधिरोपण, अप्रत्यक्ष शासन की ब्रिटिश प्रणालियों तथा फ्रांस द्वारा अपने उपनिवेशों के साथ निभाए गए विशिष्ट सांस्कृतिक संबंध आदि को देखा जा सकता है। पुर्तगाल, इटली तथा स्पेन की सरकारों की प्रकृति को देखते हुए यह अपेक्षा करना कम संभव था कि उनके औपनिवेशिक प्रशासन अधिक प्रभावशाली होते। तथ्य यह है कि पुर्तगाली उपनिवेशों की पिछड़ी हुई, अक्षम तथा स्वेच्छाचारी शासन प्रणालियों शासक देश के आंतरिक शासन को ही प्रतिबिंबित करती थीं। दूसरी ओर फ्रांस और इंग्लैंड ने अपने अफ्रीकी उपनिवेशों में अपेक्षाकृत अच्छी औपनिवेशिक प्रथाओं का निर्वाह किया, जिससे उपनिवेशों को सरकारों की गुणवत्ता का लाभ प्राप्त हुआ। उस समय उत्तरौपनिवेशिक राज्यों को विरासत में प्राप्त राजनीतिक प्रणालियों इतने विविध प्रकारों की थीं कि अफ्रीका में राज्य की प्रकृति और उसके मूल को परिभाषित करना कठिन हो जाता है। फिर भी अफ्रीका की समीक्षा ने राज्य की प्रकृति, उसकी उत्पत्ति और विकास के 3 अलग अलग किंतु मिलते जुलते कार्यात्मक उपागमों के माध्यम से व्याख्या की है। ये हैं उदार विकासात्मक उपागम, मार्क्सवादी उपागम तथा उपनिवेशवाद से वंचित अतिविकसित राज्य।
उदार विकासात्मक अवधारणा ने राज्य की व्याख्या राजनीतिक व्यवस्था के शिखर पर सरकार के पर्याय के रूप में की। मार्क्सवादी व्याख्या के अनुसार राज्य एक राजनीतिक संरचना थी जिस पर आर्थिक रूप से वर्चस्वशील शक्तिशाली वर्ग का नियंत्रण था। यह उस वर्ग संघर्ष का परिणाम था जो कि समाज में उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के विकास से निर्धारित होता था। अर्थ राज्य की परिकल्पना पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष के संदर्भ में देश की स्थिति से निर्धारित होती है। तीसरी परिकल्पना राज्य को अतिविकसित ओवर डेवलप्ड रूप में प्रस्तुत करती है। यह औपनिवेशिक राज्य की विरासत है जिसकी शक्तियां अपनी सीमा में और संसाधनों पर असीमित थीं। राज्य की शक्ति जिनके पास है वे समाज के सशक्त और विशेषाधिकार प्राप्त अभिजन वर्ग के सदस्य होते हैं। इस अवधारणा का विकास प्रथम दो परिकल्पनाओं के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। यही एकमात्र उपागम है जो कि इतिहास द्वारा समर्थित है, क्योंकि यह विश्वास करता है कि जिस रूप में राज्य का इस इकाई में विश्लेषण किया गया है उसकी पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक राज्य रहा है। ये सभी अवधारणाएं पाश्चात्य अनुभव पर आधारित हैं, परंतु वे अफ्रीका के संदर्भ में सभी प्रकार से अपर्याप्त सिद्ध हुई हैं। 2.3 विकासक्रम में राज्य बदलते सैद्धांतिक संदर्भ। पिछले कुछ दशकों में राज्य तथा राजनीतिक एवं सामाजिक आर्थिक यथार्थों के साथ राज्य के कार्य में निरंतर होते हुए परिवर्तनों के विकास ने 3 अवधारणाओं की उपयोगिता और उनकी सीमाओं को उजागर किया है। अफ्रीकी राज्यों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के अति उत्साह में विरासत में मिली राजनीतिक संरचना को बिना किसी संकोच के स्वीकार कर लिया था, किंतु जैसे ही खुशफहमी समाप्त हुई और कठिनाइयों सामने आई, अधिकतर अफ्रीकी नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार किया तथा अपनी ऐसी प्रशासनिक प्रणालियों को विकसित कर लिया जो यूरोपीय राज्य संरचना के पश्चिमी उदारवादी नमूनों से भिन्न थीं। इनका बोध आगे अफ्रीकी राज्य की प्रकृति को पूरी तरह समझने तथा उसे अफ्रीकी एवं यूरोपीय ऐतिहासिक संदों में उपयुक्त स्थान पर रखने में सहायक होगा। अफ्रीकी राज्य का सबसे प्रमुख लक्षण यह था कि उसमें औपनिवेशिक राज्य की संरचना और उसके कार्यों के अनुकरण करने की चेष्टा की गई थी। उसमें औपनिवेशिक राज्य की संपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक संरचना को ज्यों का त्यों लिया गया था, जिसमें अपेक्षा से अधिक लोगों के अधिकारी तंत्र नौकरशाही के कारण उसकी स्थिति अतिविकसित जैसी थी। नौकरशाही तंत्र ही वह साधन था जिसके सहारे जीते हुए क्षेत्र पर औपनिवेशिक राज्य अपनी साम्राज्यवादी संप्रभुता स्थापित करता था तथा अपने सैन्य बल एवं उत्पीड़न के आधार पर अपने अधिकार को वैधता प्रदान करता था। और इस अधिकार में राज्य के नागरिक समाज के प्रति ऐसा कोई दायित्व नहीं जुड़ा होता था जैसा आधुनिक यूरोपीय राज्य के साथ जुड़ा होता है। औपनिवेशिक राज्य की तरह ही अफ्रीकी राज्य भी अपने नौकरशाही तंत्र तथा सशक्त अवसंरचना का उपयोग अपनी नीतियों को लागू कराने तथा नियंत्रण को केंद्रीकृत करने के लिए करते थे। अफ्रीकी नौकरशाही ने वर्षों से भारी शक्ति अर्जित कर ली थी तथा अपने आदेश का कठोरता से पालन कराया था। साथ ही राज्य अत्यंत निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी हो गया था। औपनिवेशिक राज्य की भांति ही अफ्रीकी राज्य भी प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था को हर ओर से नियंत्रित एवं निदेशित करता था। लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान करके या उन्हें रोककर तथा अन्य लोगों से उनके मिलने जुलने को रोककर उसने सामाजिक जीवन को भी मनचाही दिशा दी। राज्य ने अपने संसाधनों के बड़े भाग का उपयोग करके अपने नियंत्रण को और भी बढ़ा लिया। यह उपयोग कर्मचारियों के वेतन भुगतान के रूप में, व्यक्तिगत रूप से निर्देशित निवेशों में या ऐसी ही शंकास्पद गतिविधियों के लिए किया गया। राज्य के नीति आयोजक सिद्धांत के रूप में इस अधिकारपूर्ण एवं केंद्रीकृत प्रवृत्ति ने पूरे महाद्वीप में किसी एक दलीय राज्य या प्रभावी दलीय राज्य की झोंक के स्थान पर सिद्धांत के प्रति समर्पित राज्य, यहां तक कि विश्व अर्थव्यवस्था को वरीयता देने वाले राज्य को बढ़ावा दिया। अफ्रीकी राज्यों के एक अन्य वर्ग, विशेषकर मार्क्सवादी राज्यों अंगोला, मोज़म्बिक, इथियोपिया तथा गिनी बिसाऊ ने उन सिद्धांतों का समर्थन किया। 2 उग्र समाजवादी राज्यों तंजानिया एवं सैकाउ टूर्स गिनी ने केंद्रीकरण की एक और राजनीतिक दिशा बनाई। दोनों ने ऐसे प्रतिरूप अपनाए जिनमें राज्य के दलीय अनुशासन की आवश्यकता पर जोर दिया गया और सैद्धांतिक अपीलों तथा औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि एवं सहकारी संगठनों पर सार्वजनिक स्वामित्व के माध्यम से राज्य का आर्थिक नियंत्रण लागू करके जनतंत्रीय केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया। उदाहरण के लिए गिनी में सत्ताधारी दल पार्टी डेमोक्रेटिक दी गिनी, पार्टी डेमोक्रेटिक दी गिनी (पीडीजी) ने राष्ट्रीयकरण एवं आत्मनिर्भरता का अपना समरूल होमोजेनस कार्यक्रम विकसित किया, जिसमें अपनी मुद्रा का प्रचलन, बुद्धिजीवी अभिजात्य वर्ग के लिए काकन तथा कोनाक्री के अपने ही पॉलिटेक्निकों में प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा बड़े पैमाने पर मानवनिवेश कार्यक्रम जैसी योजनाएं शामिल थीं। इन योजनाओं को इस तरह तैयार किया गया था कि उनके द्वारा राज्य की केंद्रवादी प्रवृत्तियों के शासन के पक्ष में लोगों को सहमत कराया जा सके। इस शासन ने पड़ोसी देशों से अपना अंतर स्पष्ट करने के लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर जोर दिया, जिसमें पूर्वजों के इतिहास को अफ्रीका के गौरवमय अतीत से जोड़कर गाया जाता था तथा पूरे महाद्वीप के लिए उग्र सर्व अफ्रीकावाद का रूपांतरण भी किया गया। सन 1968 में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन किया गया जिसमें इन 2 विचार पद्धतियों की अन्योन्याश्रितता स्पष्ट की गई और उसके आधार पर शासन की नीतियों को व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। अत्यंत शान शौकत के साथ खोटा जेलॉन प्रमुख तथा औपनिवेशिक प्रतिरोध के पूर्व नायक अल्का यावा के सम्मान में एक भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। राज्य की राजनीतिक नीतियों तथा उसकी विकासों
विकासोन्मुख कार्यनीतियां वस्तुतः कुछ ऐसे कारक थे जिन्होंने राज्य पर से पूर्ववर्ती महानगरों की आर्थिक जकड़न को तोड़ा था, किंतु अपनी राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों द्वारा पी डी जी ने वर्षों से हर गांव के लोगों, आसपास के सभी कारखानों और कार्यालयों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ कर लिया था। इन सभी में दल की समितियां गठित हो चुकी थी। तंजानिया में शासन की औपनिवेशिक प्रणाली से आए हुए नौकरशाही केंद्रवाद का विकास दो परस्पर भिन्न मार्गों में हुआ, जिससे देश की राजनीतिक संरचना को निर्णय लेने की अपूर्व हैसियत तथा अभिजात्य वर्ग को नौकरशाही तंत्र पर प्रभुत्व जनाने की क्षमता प्राप्त हुई। स्वाधीनता प्राप्ति के एक दशक के भीतर ही सरकारी अभिकरणों तथा सरकार द्वारा प्रायोजित परस्तातलों पैरास्टेटल्स अनुमानतः मध्यम तथा बृहत आर्थिक गतिविधियों के 80% तथा वित्तीय जी के 44% पर लेखाजोखा संबंधी नियंत्रण हो गया था। कालांतर में उजमा समाजवाद के माध्यम से किए गए विकेंद्रीकरण के उन प्रयत्नों द्वारा भी, जिनमें स्थानीय स्तर से जिला परिषदों तक निर्णय लेने और उन्हें कार्य रूप में परिणत करने की पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, वस्तुतः परिधि नर केंद्रीय नौकरशाही के प्रभाव को बढ़ाया गया था। अन्य राज्यों मलावी, जायरे, युगांडा, इथियोपिया एवं अंगोला ने भी शासन के लिए इसी प्रकार की केंद्रवादी नौकरशाही को लागू किया था। इथियोपिया अफ्रीका का पहला साम्यवादी देश था जिसने मेंजिस्तु हेले मरियम के नेतृत्व में साम्यवादी दल के केंद्रीकृत प्रतिरूप का गठन विकसित किया था। उसने पृथकतावादी शक्तियों को किसी भी प्रकार की रियायत देने से मना कर दिया और प्रशासन तंत्र पर दल के नियंत्रण को और भी कस दिया। इस प्रकार अंगोला में राष्ट्रपति एडवार्डो डॉस सैंटोस ने नौकरशाही सहित राज्य की केंद्रीय संस्थाओं के द्वारा प्रभावी नियंत्रण लागू किया था। इस नीति ने सरकार को स्थिरता प्रदान की और राज्य के समक्ष उपस्थित चुनौतियों के समाधान भी प्रस्तुत किए। अफ्रीकी राज्य प्रणाली की दूसरी विशेषता उसकी पैतृक प्रकृति है, अर्थात यह प्रणाली संक्षकग्राहक संबंधों पर आधारित है, जिसे विश्लेषकों ने प्रिबेंडल पॉलिटिक्स, भत्तों आदि पर आधारित राजनीति कहा है। अफ्रीकी राज्यों ने ऐसी शासन प्रणाली की खोज का प्रयत्न किया जो उन्हें अपने सामाजिक संगठनों तथा राज क्षेत्रों पर अधिकार प्रदान कर सके, और ऐसा करते हुए उन्होंने सत्तावादी, निरंकुश, केंद्रीकृत, पैतृक प्रशासनिक संरचना का विकास किया, जिसमें धोर स्थिरतावादी औपनिवेशिक प्रशासनिक परंपराओं का मुक्त रूप से प्रभाव ग्रहण किया जा सके और आश्रित स्तर की औपनिवेशिक विरासतों से संघर्ष किया जा सके। राष्ट्र के बाहर के निगमों के प्रभुत्व वाली विश्व की पूंजीवादी प्रणाली के साथ दृढ़ संबंध तथा विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि व्यापक विविधतायुक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के व्यापक प्रभाव ऐसी विरासतों में प्रमुख हैं। अफ्रीकी पैतृक प्रणाली का मुख्य तत्व व्यक्तिगत एवं केंद्रीकृत कार्यकारी प्राधिकरण है, जिसकी स्थिति एवं शक्ति को पैतृक एवं कानूनी तौर पर युक्तिसंगत मतों एवं विश्वासों से वैध बनाया गया है। इस प्रणाली में राज्य की कार्यपालिका को संरक्षक ग्राहक तंत्र में समर्पित एवं व्यक्तिगत रूप से निष्ठावान अधिकारियों का समर्थन प्राप्त होता है। ये अधिकारी और उनके समर्थक समुदायों का जाल राज्य के प्रशासनिक उपकरण पर नियंत्रण रखता था, जो आगे चलकर उन्नति, हैसियत, शक्ति एवं वैभव का प्रशस्त मार्ग बन गया।
स्वाधीनता के बाद की राजनीति में पैतृक राज्य का उदय विकास का दूसरा चरण था। तब शासनकर्ता दल कमजोर पड़ गए और अभिजात्य वर्गीय अफ्रीकी नेता अपने ग्राहक समर्थक तंत्रों सहित शक्ति संपन्न होकर अन्य लक्ष्यों की तलाश में जुट गए, भले ही उनके लिए उन्हें राज्य के हित भी दांव पर लगाने पड़े। इस बीच ये स्वयं समृद्ध हो गए। पूरे महाद्वीप में शीघ्र ही ऐसे नेता मानक बन गए। अन्य राज्यों के बीच जायरे, कीनिया तथा नाइजीरिया पैतृक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणालियों के ऐसे विशिष्ट उदाहरण हैं जो कमजोर रहे और उनका राजनीतिक रूप से शीघ्र ही पतन हो गया। राजनीतिक भागीदारी पर आधारित परंपरागत समर्थन का विकास बहुराष्ट्रों, स्थानीय दलालों, बिचौलियों तथा राज्य के सूत्रधारों के बीच में एक त्रिकोणीय संबंध हो गया। भ्रष्टाचार व्यापक हो गया और कुछ ही वर्षों में उसने अपना दायरा एक प्रथा के रूप में इतना विस्तृत कर लिया कि उसमें सरकार तथा सरकारी अधिकारी सभी लिप्त हो गए। पैतृक राज्य में यह एक विशिष्ट प्रकार्य लक्षण हो गया। एक भूमिगत प्रच्छन्न अर्थव्यवस्था ने जिसमें ज़मीरेबाजी, तस्करी तथा वैयक्तिक संबंध प्रमुख हो गए, शीघ्र ही खुले बाजार की अधिक व्यवस्थित प्रणाली का स्थान ले लिया। जायरे, युगांडा, तंजानिया, गिनी एवं सिएरा लोने जैसे देशों में भी अनुमानतः 1/3 से 2/3 तक आर्थिक गतिविधियों अवैध हो रही थीं। व्यक्तिगत रूप से सैकड़ों अफ्रीकी नेताओं ने अपने गरीब देशों को उनके अल्प संसाधनों तथा राजस्वों से वंचित रखा था। उदाहरण के लिए विश्वास किया जाता है कि मोबुतु और उसके परिवार के लोगों ने अपने देश को ठगकर अरबों डॉलर की सार्वजनिक राशि यूरोपीय बैंकों में जमा कर रखी थी। इसी प्रकार कहा जाता है कि इथियोपिया के हेले सेलासी ने अपने देश के स्वर्ण भंडारों को विदेशों में बेचकर देश को अरबों डॉलर का चूना लगाया था और उमर बोंगो तथा उसके विश्वस्त साथियों ने महाद्वीप के तेल तथा खनिज संपन्न देश गेबॉन को उसकी संपत्ति से वंचित किया था। स्वाभाविक है कि ये सभी घटनाएं महाद्वीप के लिए दुखद थीं, क्योंकि इनके कारण ही आज अफ्रीका विश्व अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा के हाशिए पर पहुंच गया है। अफ्रीकी राज्य की तीसरी प्रमुख विशेषता नागरिक समाज से इसके संबंध को लेकर है। यह ऐसा संबंध है जिसने राज्य को उपेक्षा भी प्रदान की है और प्रधानता भी। इस संबंध को ठीक से समझने के लिए यह उचित होगा कि दो अवधारणाओं का परीक्षण ऐतिहासिक संदर्भ में किया जाए। यूरोप तथा संसार के अन्य भागों में राज्य का विकास लोगों की सामाजिकता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्रमशः हुआ था, किंतु अफ्रीका में इससे भिन्न यह एक भौड़े कुबड़ की भांति समाज के भीतर और बाहर उभर आया था, जिसने समाज के कार्यात्मक उपकरणों में वृद्धि करके लोगों तथा उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने की चेष्टा की थी। औपनिवेशिक राज्य स्वयं भी औपनिवेशिक विजय के परिणामस्वरूप बने थे। अतः अफ्रीका की लूट खसोट के दौर में उन्हें औपनिवेशिक शासकों को यह अनिवार्य लगा कि अपने कब्जे को प्रभावी, वैध एवं औचित्यपूर्ण सिद्ध करने के लिए स्वयं ही प्रतिरूप का निर्धारण भी करें। कालांतर में 19वीं शताब्दी में राज्य ने प्रधान रूप से समाज पर विविध सहयोगियों, प्रमुखों, धर्म प्रचारकों, व्यापारियों आदि की सहायता से नियंत्रण रखने के लिए तंत्र के ढांचों का निर्माण किया। द्वितीय विश्व युद्ध में प्रभुत्व तथा समादेश संबंध का एक निश्चित ढांचा उपलब्ध हुआ था और वही ढांचा राष्ट्रवादी उत्तराधिकारियों को प्राप्त हुआ। अतः अफ्रीका के उत्तर औपनिवेशिक राज्य तथा उसके नागरिक समाज के संबंध वैसे ही बने रहे जैसे पहले थे। यद्यपि उत्तर औपनिवेशिक राज्य की एकता संबंधी अपनी राष्ट्रवादी अनिवार्यताएं थीं, फिर भी उसने अपने आप को विरासत में मिली औपनिवेशिक कार्यात्मक संरचना को गर्त में पड़ा रखा, जिसके द्वारा पूर्ववर्ती युग में समाज को प्रधान रूप से अप्रतिबंधित प्रभुत्व के साथ नियंत्रित रखा जाता था। इस प्रकार अधिकतर शासकों ने विभिन्न विरोधी सामाजिक वर्गों को एक ही आंदोलन में सम्मिलित करने या अप्रत्यक्ष रूप से उन पर नियंत्रण कर उन्हें राज्य के प्रभुत्व में लाने का प्रयत्न किया था। ऐसे संबंध का उपयुक्त उदाहरण है सेनेगल। सेनेगल ने सीधे अथवा प्रत्यक्ष रूप से कार्य किया और शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या पर राजनीतिक नियंत्रण रखने के लिए संपूर्ण प्रशासनिक एवं राजनीतिक सत्तावादी साधनों का प्रयोग किया। यही समय था जब अफ्रीका में नागरिक समाज की अवधारणा का उदय हुआ, क्योंकि लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगे थे। उस जागरूकता को एक प्रतिक्रिया के तौर पर लाने में राज्य की लगातार चलती हुई प्रभुत्ववादी प्रकृति तथा उसकी सर्वशक्तिमत्ता ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक यही प्रभाव कालांतर में राज्य तथा समाज के बीच पैदा हुई आर्थिक विकृति तथा शासकों और जनता के बीच बढ़ती हुई असमानताओं का पड़ा। इसी समय संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम SAPS के शासन की शर्तों ने नागरिक समाज को इस योग्य बना दिया कि वह उत्पादन को राज्य के अधिकार से दूर करके उसे उन विशेषाधिकारों से वंचित कर सके जिनका उपभोग एकाधिकार के कारण अब तक राज्य किया करता रहा था। परिणामस्वरूप लगभग सर्वत्र राज्य की वैधता और शक्ति में पर्याप्त कमी आ गई। जायरे इसका उदाहरण है, जिसे निजी क्षेत्र के नागरिक समाज के हाथों राजस्व की बड़ी राशियों खोनी पड़ी थीं। परिणाम यह हुआ कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक विरोध हुआ और संघीय तंत्रों की संरचना के माध्यम से राष्ट्रवादी आत्मदृढ़ता पैदा हुई, जो विविध प्रकार की सामाजिक लामबंदियों और प्रदर्शनों में अभिव्यक्त हुई। नागरिक समाज को राज्य में पर्याप्त प्रमुखता प्राप्त होने लगी, जबकि केंद्रीकृत एवं अतिविस्तृत राज्य कमजोर पड़ने लगा। अफ्रीका में राज्य की इस विशेषता के परिणामों को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर महाद्वीप के बहुलतावाद एवं लोकतंत्रीकरण में संक्रमण को समझा जा सकता है। 4.3 राज्य के संकट।
4 मार्च 2001 राष्ट्रवाद और एकीकरण की समस्याएं। इस संदर्भ में यह कहना है कि स्वाधीनता मिले बहुत समय नहीं हुआ था कि स्वाधीन अफ्रीकी राज्यों को राष्ट्रवाद के संकट से जूझना पड़ा। राज्यों की सरकारों को मनचाहे ढंग से परिभाषित उपनिवेशों से उठे मुद्दों को तो संभालना ही था, उन्हें सर्वतोमुखी आर्थिक विकास को भी सुनिश्चित करना था ताकि जनता में व्याप्त गरीबी और कुता का इलाज किया जा सके। इस संकट का मुख्य कारण यह था कि औपनिवेशिक युग के बाद गठित अफ्रीकी राज्य नैसर्गिक राष्ट्र राज्य काफी कठिनाई से ही कहे जा सकते थे। इनकी भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण करते समय इस बात तक का ध्यान नहीं रखा गया था कि एक ही जातीय समुदाय के लोग विभिन्न राज्यों के शासन में बैठ रहे थे। पूर्ववर्ती उपनिवेशों की भांति ही ये राज्य भी भौगोलिक, जातीय, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से समरूपी एवं संबद्ध नहीं थे। वे असमरूपी वर्गों के सम्मिश्रण तथा असंबद्ध पैबंदकारी जैसे थे, जिनमें राष्ट्रत्व की विशेषता मुश्किल से ही दिखाई पड़ती थी। जहां यूरोपोय, एशियाई एवं लैटिन अमेरिका देशों में कुछ ऐसी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, जातीय एवं भाषाई सामान्य आधारशिलाएं थीं जिनसे राष्ट्रीयता विकसित हो सकती थी, वहीं अफ्रीका में ऐतिहासिक प्रक्रिया ही उलट दी गई थी। उत्तरौपनिवेशिक राष्ट्रीयता का प्रारंभ औपनिवेशिक परिसर से ही हुआ था और उसकी नींव में औपनिवेशिक महाद्वीप ही था। साथ ही यद्यपि राष्ट्र राज्य में स्वतंत्रता तथा संप्रभुता एक महत्वपूर्ण लक्षण है, किंतु जब उपनिवेशवादी चले गए तो उसकी सुविधापूर्वक उपेक्षा कर दी गई। ऐसा इसलिए किया गया कि अफ्रीका में स्वाधीनता का समय उनके लिए राजनीतिक दृष्टि से उत्कृष्ट रूप में उपयुक्त था। इसमें राष्ट्रवादियों की राजनीतिक अनिवार्यताओं के स्थान पर औपनिवेशिक महानगरीय तथा अफ्रीकी राजनीति प्रतिबिंबित हुई थी। राष्ट्रवादियों को यदि समय दिया गया होता तो वे अपनी धरती से जुड़ी हुई पौराणिकता के आधार पर राष्ट्रवादी राज्य का विकास करते। उपनिवेशवादियों ने न ये कमी पूर्व औपनिवेशिक अफ्रीका के यथार्थों को ध्यान में रखा था और न इस पर विचार किया था कि चंद समुदाय साथ साथ रह भी पाएंगे या नहीं। उनके मन में उन लोगों के प्रति भी किसी प्रकार की दायित्व भावना नहीं थी जिन्होंने इन उपनिवेशों का प्रशासन चलाया था या उनमें प्रबंध संभाला था। उस समय स्थायित्व बनाए रखना ही एकमात्र उद्देश्य माना गया था। दूसरी ओर स्वाधीनता प्राप्ति के समय और उसके तुरंत बाद राष्ट्रवादियों की एकता तथा संबद्धता का एकमात्र कारक उनका अफ्रीकी चरित्र था, जिसमें एक विशिष्ट जातीय वर्ग तो पहचान के रूप में था, किंतु संबद्धता या एकता के लिए अपेक्षित किसी अन्य स्पष्ट तत्व का अभाव था। स्वाधीनता प्राप्ति के समय केवल लेसोथी, स्वाजीलैंड तथा केप वर्डे ही ऐसे देश थे जिनकी औपनिवेशिक सीमाएं ऐतिहासिक तर्क से संगत कही जा सकती थीं, क्योंकि उनके द्वारा उन उपनिवेशों के निवासियों की समरूपी पहचान झलकती थी। अन्य सभी राज्य जातीय, प्रजातीय या क्षेत्रीय प्रवृत्तियों में से किसी न किसी के कृत्रिम विभाजन के शिकार हुए थे। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में नागरिकों के एकीकरण की समस्याएं भी थीं। ये समस्याएं राज्य समाज की संरचनात्मक विकृतियों, भौगोलिक एवं प्राकृतिक दबावी तथा बाद में राज्य के अधिकारियों की अनुचित कार्रवाइयों जैसी औपनिवेशिक विरासतों की देन सी। अफ्रीकी राज्य की मूल प्रवृत्ति ही संकटों के लिए सुभेद्य लगती थी। अपने उत्तरौपनिवेशिक अस्तित्व के प्रारंभिक दौर में ही अफ्रीकी राज्य को बहुत सी संकटपूर्ण स्थितियों में निर्वाह करना पड़ा था, जिनमें से कुछ तो नई समस्याओं के उभरने तक बनी रही थीं। उन्होंने न केवल अफ्रीकी राज्यों में राष्ट्रवाद के सामने वरन संप्रभुता के सामने भी संकट उपस्थित किया था। इस संदर्भ में अफ्रीकी राज्यों ने राष्ट्रवाद और राष्ट्र निर्माण की अपनी ही अवधारणाओं को विकसित करने का दायित्व लिया, जिससे वे स्वयं ही व्यवहार्य राजनीतिक इकाइयों बन सकें। यह कार्य कठिन था, क्योंकि शिक्षित पश्चिमी सोच वाले राष्ट्रवादी अभिजात्य जन सामान्यतः महानगरीय यूरोपीय राजधानियों में प्रशिक्षित थे और यूरोपीय प्रतिरूपों के अनुरूप ही राष्ट्र संबंधी धारणा रखते थे। इसके अतिरिक्त अफ्रीकी राज्यों के सामने अनेक बाधाएं थीं, जो हर राज्य में अलग अलग प्रकार की थीं और जिनके कारण राष्ट्र राज्य बनाने के राष्ट्रवादियों के प्रयत्नों को भारी चुनौती का सामना करना पड़ा था। फिर भी यह जानना रोचक है कि अनेक सच्चे निष्कपट नेताओं ने महाद्वीप के गौरवमय ऐतिहासिक अतीत के आधार पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का समर्थन तथा प्रतिपादन किया, जिसने वहां के लोगों को आकर्षित किया। उदाहरण के लिए गिनी ने संगत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का समर्थन किया, जिसने विशुद्ध रूप से उपनिवेशवाद के विरुद्ध फांसी की प्रतिरोध के अतीत से विरासत ग्रहण की और संपूर्ण महाद्वीप में उभरते हुए अफ्रीकावाद की अपनी धारणा से उसे समन्वित किया। राज्य की पहली बड़ी चुनौती उसकी प्रकृति में ही निहित है, क्योंकि वह औपनिवेशिक राज्य की विरासत थी और इसकी व्यवस्था गिने चुने राष्ट्रवादी अभिजातियों के हाथों में थी, को अपने काबू में रखने के निहित स्वार्थ के कारण पूर्ववर्ती महानगरीय राज्य से सूत्रों की जोड़े हुए थे। राज्य में जातीय अनुरूपता का अभाव था और आर्थिक असमानताएं थीं। स्पष्ट राजनीतिक आर्थिक संरचनाजन्य विकृतियों से ग्रस्त राज्य, जो विशाल बहुमत की कीमत पर चंद गिने चुने लोगों के हितों की ही रक्षा करता था, अफ्रीकी वातावरण में पूर्णतः असंगत सिद्ध हुआ। ऐसे राज्य का विरोध कोई असामान्य बात नहीं थी। अनेक असंतुष्ट जनसमुदाय राष्ट्र राज्य परियोजना से अलग हो गए। यह ठीक है कि लोगों के इन समुदायों ने स्वाधीनता और राष्ट्रवाद का विरोध किया था, किंतु वे उन नव राष्ट्रवादियों की वैधता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, जिन्हें जाते हुए उपनिवेशवादियों ने राजनीतिक लबादा ओढ़ने के लिए चुन लिया था और जिन्होंने स्वाधीनता हेतु हुए चुनावों को जीत लिया था।
बहुत से अफ्रीकी प्रमुखों तथा राजनीतिक रूप से शक्तिशाली एवं प्रभावशाली धार्मिक नेताओं ने, जो पहले औपनिवेशिक राज्य को सहयोग प्रदान करते रहे थे, इन उत्तर औपनिवेशिक शासकों के अधिकारों पर गहन असंतोष एवं विरोध प्रकट किया। उनका चुनौतीपूर्ण विरोध तब तीव्रतर हो जाता था जब शासक और शासित दो भिन्न जातीय संप्रदायों के लोग होते थे। उदाहरण के लिए घाना में आकार और समृद्धि की दृष्टि से सबसे बड़े जातीय समुदाय एशांतियों अशांतीज को नक्रुमा के शासक दल कन्वेंशन पीपल्स पार्टी सी की सरकार के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। कालांतर में जब सी ने प्रमुखों की उपेक्षा कर दी और उन्हें अपनी विशेष आर्थिक सुविधाओं के छिन जाने की आशंका हुई तो वे सरकार के विरुद्ध एकजुट हो गए। सत्ताधारी दल के द्वारा दमित किए जाने पर इन एशांतियों ने अपनी शत्रुता को और भी सुदृढ़ किया और उन्होंने प्रभावी विपक्ष के रूप में स्वयं को सुगठित कर लिया, जिसने राज्य के अतिक्रमण का प्रतिरोध किया। सेनेगल में मुस्लिम ब्रदरहुड के शक्तिशाली प्रमुखों मरबूतों को, जिन्होंने पहले सक्रिय रूप से औपनिवेशिक शासन को सहयोग दिया था और जो अपने अनुयायियों पर भारी प्रभाव तथा शक्ति रखते थे, सत्ताधारी शासन ने सहयोगियों की श्रेणी में सूचीबद्ध किया था, जिससे सरकार के काम में अड़ंगा डालने की उनकी क्षमता पर रोक लग सके। किंतु गिनी में परिदृश्य भिन्न हो गया था। फोटा जालोन के शक्तिशाली प्रमुखों को सरकार के विरुद्ध लामबंद होने पर कुचल दिया गया था। प्रजातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ साथ जातीय वैमनस्य ने राष्ट्रवाद तथा राष्ट्रीय एकता के सामने अन्य बड़ी चुनौतियां प्रस्तुत की थीं। तंजानिया को छोड़कर, जहां नेशनलिस्ट पार्टी विभिन्न जातीय समुदायों का प्रामाणिक गठबंधन या सहमिलन था, अन्य बहुसंख्यक स्वाधीन राज्यों को इस वैमनस्य के घातक आघात को झेलना ही पड़ता था। गिनी में कौला, घाना में एशांती, नाइजीरिया में इबो, टोगो में एब, कैमरून में बैमिल के आदि की ओर से चुनौतियां उठती ही रहीं। कैमरून में केवल गृहयुद्ध से ही स्वाधीनता प्राप्त हो सकी। युगांडा में देश के सबसे शक्तिशाली जातीय समुदाय बागंडा ने, जो औपनिवेशिक शासन का समर्थक रहा था, ऐसी सरकार का विरोध किया जिसमें उनका वर्चस्व न हो। बिना उनके समर्थन के कोई भी प्रभावी लोकतांत्रिक राष्ट्रीय सरकार टिक ही नहीं सकती थी। 7वें दशक में नाइजीरिया में नए राज्य के लिए 3 प्रबल जातीय वर्गों में प्रतियोगिता थी। पहले, संख्या बल में अधिक किंतु आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम हौसा फुलानी का राजनीतिक संरचना पर प्रभाव था। दूसरा, आर्थिक रूप से समृद्ध क्रिश्चियन इबोस पश्चिम में तथा तीसरा योरूबास पूर्व में था। इनके बीच अनेक वर्षों के संघर्ष, गृहयुद्ध और बाद में परिसंघ बनाए जाने के बाद भी नाइजीरिया को आज तक राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक एकीकरण की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय मतभेदों के कारण उद्भूत इसी प्रकार की समस्याएं अन्य देशों में भी सामने आई हैं, जिनके कारण नए राज्यों और उनकी सरकारों की वैधता की स्वीकृति कठिन हुई है। मॉरिटेनिया तथा सूडान में दक्षिणवासियों की, सेनेगल में मंडिकाओं की, अंगोला में किम्बुडुओं की, कैड में उत्तरवासियों की, मोज़म्बिक में माकुआ की, कीनिया में सोमालियों की राष्ट्रवादी एकीकरण के प्रति ऐसी ही अनास्था सर्वविदित है। लंबे समय तक विद्यमान इन असंतुष्ट गुटों का राजनीतिक दबाव बहुत बढ़ गया और स्वाधीन सरकारों पर इन्हें राजनीतिक संरचना में शामिल कर अनुकूल बनाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया था, भले ही उनकी सारी मांगें नहीं मानी जा सकी। युगांडा में बागंडा तथा सेनेगल में मरबूती मानराबूटों का औपनिवेशिक काल से ही पर्याप्त राजनीतिक प्रभाव था, अतः उन्हें राज्य के तंत्र में संयोजित न करना कठिन था, किंतु जब भी ऐसा किया गया, भारी मूल्य चुकाना पड़ा। अफ्रीका के राजनीतिक विकास के बाद के दौर में जो संकट उभरा और जिसने राज्य की एकता, अखंडता के प्रयत्न को चुनौती दी, वह था राज्य तथा नागरिक समाज के बीच फूट पड़ने वाले संघर्ष। यह जानना रोचक होगा कि अफ्रीका में नागरिक समाज की अवधारणा का विश्लेषणपरक पद के रूप में प्रयोग केवल 1980 के दशक में प्रारंभ हुआ था, जबकि राज्य समाज की संरचनात्मक विकृतियों के कारण होने वाले संघर्ष औपनिवेशिक युग से ही चले आ रहे थे। ये राजनीतिक एवं आर्थिक विकृतियां नीति निर्माण की सत्तावादी एवं केंद्रीकृत प्रक्रिया से जन्म लेती थीं, जिसके कारण आर्थिक विकास सहित स्थानीय समुदाय राज्य के सभी मामलों में भाग लेने से वंचित रह जाते थे। एक शताब्दी से भी अधिक समय तक चले औपनिवेशिक युग को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि इन राज्यों के प्रजाजन राज्य के प्रभुत्व से घिरे रहे थे, जबकि आर्थिक रूप से उनकी हैसियत केवल मजदूरी की इकाइयों, मजदूरों जैसी ही थी, जिनका उपयोग राज्य द्वारा अतिरिक्त दोहन के लिए किया जाता था। औपनिवेशिक युग में समाज राज्य का अधीनस्थ था। औपनिवेशिक युग के अंतिम वर्षों में नियंत्रण और प्रभुत्व की प्रक्रिया में थोड़ी ढील दी गई। राजनीतिक परिषदों ने अग्रदूत की तरह नागरिक समाज को जन्म दिया, जिसे राज्य का महत्वपूर्ण अवयव माना गया। किंतु इन परिषदों में से ज्यादातर राष्ट्रवादी नेतृत्व की प्रबल सामाजिक परियोजनाओं, कुप्रबंधन तथा औपनिवेशिक राज्य की शक्ति के कारण निष्क्रिय हो गई थीं। इसी प्रकार के प्रयत्न बोडेमाकालीन टोगो, टोम्बलवेकालीन कैड तथा मोबुतुकालीन जायरे के शासकों द्वारा भी किए गए थे। विश्व अर्थव्यवस्था में अफ्रीका के एकीकरण ने समस्या को और भी उलझा दिया। विकास के उच्चतर स्तर को प्राप्त करने की अभिलाषा के कारण अफ्रीकियों का बड़ा बहुमत बेहतर जीवन स्तरों तथा समुन्नत आर्थिक स्तरों से वंचित हो गया। औपनिवेशिक युग में प्रारंभ हुए इस क्षरण का परिणाम यह हुआ कि अफ्रीकी उत्पाद और प्रकारांतर से अफ्रीकी अर्थव्यवस्था विदेशी बाजारों के आश्रित हो गई और आर्थिक निर्णय लेने की शक्ति अफ्रीकी राज्यों के हाथों में नहीं रही।
इसका परिणाम यह हुआ कि नागरिक समाज जो तब तक औपनिवेशिक शासनों के वर्चस्व से दबा हुआ था, उत्तर औपनिवेशिक अफ्रीका में और भी हाशिए पर पहुंचा गया और राज्य समाज की विकृतियों के कारण परिदृश्य और भी बिगड़ गया। 4 मार्च 2002 वैधता का संकट। विकसित होते हुए अफ्रीकी राज्यों को अपनी वैधता की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा था। उनकी नीतियों में सिद्धांत और व्यवहार का अंतर था। राज्य की नीतियों को जनकल्याणोन्मुख होना चाहिए था, जबकि वे अभिजातवादी एवं विशिष्ट वर्गोन्मुखी थीं। आठ राज्य ने उन मूल अपेक्षाओं को आघात पहुंचाया था जिसके अनुसार उसे समाज में कृषि, उद्योग, शिक्षा और कल्याण से संबंधित सभी विकासात्मक प्रयत्नों का मूल प्रस्तावक होना था। उसके स्थान पर राज्य और औपनिवेशिक सरकारों ने जहां छोड़ा था वहीं से प्रारंभ करने वाली उत्तर औपनिवेशिक सरकारों ने अधिक से अधिक शक्ति अर्जित की और वे कुछ व्यक्तियों एवं वर्गों के हित साधन के लिए प्रधान एवं पैतृक रूप धारण कर बैठी। 1960 के दशक में अफ्रीकी राज्यव के प्रारंभ होने के समय से ही उसकी वैधता को भिन्न भिन्न कालों में अनेक चुनौतियां मिलती रही हैं और राज्य के तंत्र उन्हीं के अनुरूप अपना समायोजन करते रहे हैं। पूर्ववर्ती औपनिवेशिक राज्य से विरासत में प्राप्त राष्ट्रवादी शासनों के स्वाधीनतोत्तर प्रथम दौर में ऐसी चुनौतियां मामूली थीं और सामान्यतः सरलता से हल भी हो जाया करती थीं। इन शासनों को कमोबेश संपूर्ण अधिकार प्राप्त थे क्योंकि उनकी वैधता उनके राष्ट्रवादी प्रत्ययों से व्युत्पन्न थी, जिसे स्वाधीनता के लिए हुए चुनावों में मिली उनकी सफलता तथा खुशफहमी ने आशा तथा विश्वास के परिदृश्य में ढाल रखा था। यदि कोई विरोध करता था तो उसे तंत्र में शामिल बटा एकीकृत करके नियंत्रित कर लिया जाता था। उदाहरण के लिए सेनेगल और कोट द आइवरी में जब राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न हुआ तो विरोधियों को प्रायः समझा बुझाकर और राज्य संस्थाओं में पद प्रदान करके शांत किया गया। किंतु घाना या गिनी जैसे अन्य उदाहरणों में जहां वर्षों के अंतराल में वैधता कम होती गई और विरोध बढ़ता गया, उसे बल प्रयोग द्वारा शांत करना पड़ा। निर्विरोध राजनीतिक वैधता का यह दौर नवजात अफ्रीकी राज्यों में अल्पजीवी ही रहा। कुछ ही वर्षों में पूरा महाद्वीप राजनीतिक हलचलों से हिल उठा, जिसके कारण अनेक परिवर्तन करने पड़े। गिनी, घाना, युगांडा, कांगो, तंजानिया, माली आदि में वामपंथी राजनीतिक अभिविन्यास की लहर चली। उसी समय मध्य अफ्रीकी गणतंत्र कांगो, ब्राजाविले, कांगो, जायरे, दहोमी, घाना, मेलागेसी, माली, नाइजीरिया, सिएरा लोने, सोमाली गणतंत्र, युगांडा और बुर्किना फासो, तत्कालीन अपर वोल्टा आदि अनेक अफ्रीकी राज्यों में 17 बार सैनिक विद्रोहजन्य सत्ता पलट हुए। कई राज्यों में तो एक से अधिक बार ऐसे सत्ता पलट हुए। तीसरे स्तर पर वैधता को इसलिए चुनौतियां मिली कि सत्तासीन शासकों ने राज्य की शक्ति को शासन की एकात्मिका पद्धति के द्वारा एकाधिकृत और केंद्रीकृत कर डाला, जिसके कारण कुछ केंद्रीय व्यक्तियों को राजनीतिक एवं आर्थिक वरीयता प्राप्त हुई, जबकि बहुसंख्यक ग्रामीण जनता सामान्य जीवनोपयोगी सुविधाओं से भी वंचित रही। यह ऐसा दौर था जबकि राज्य में संरक्षक ग्राहक संबंधों के व्यापक जालों द्वारा पैतृक आनुष्ठानिक लक्षणों का विकास किया जा चुका था और जिसमें तंत्र से जुड़े हुए लोगों को राजनीतिक आकाओं द्वारा पैतृक उपहारों के माध्यम से लाभ पहुंचाया जाता था। ऐसे राज्यों ने शीघ्र ही अत्यधिक शक्ति एवं अधिकारों को अर्जित कर लिया। सत्ताधारी अभिजातियों ने समाज के सभी दावों एवं आशाओं के प्रतिकूल राज्य को भीतर और बाहर दोनों ओर से लूटना प्रारंभ कर दिया। राजनीतिक मोर्चे पर इन शासनों ने शक्तिशाली नौकरशाही और प्रशासन सहित राज्य के सभी संस्थागत संरचनात्मक ढांचों पर नियंत्रण बनाए रखा। कालांतर में इन्हीं के माध्यम से उन्होंने राज्य के अवसंरचनात्मक ढांचे पर वर्चस्व स्थापित किया और अपनी आवश्यकता एवं लाभ के अनुरूप उसका उपयोग किया। आठ अफ्रीकी राज्य अत्यधिक राजनीति रंजित हो गया और सहयोग, ख्याति तथा सहमति के माध्यम से उसकी संरक्षण शक्ति में बहुत वृद्धि हो गई। साथ ही इस पद्धति में अनेक देशों में भ्रष्टाचार आम बात हो गई। सौदे होने लगे और सार्वजनिक निधियों के गबन के मामले सामने आने लगे, जिससे राज्य की गतिविधियों पर से लोगों का विश्वास डगमगाने लगा। इसी समय खनिजों के निर्यात के कारण राज्य के राजस्व में हुई नाटकीय वृद्धि का लाभ उठाकर राजनीतिज्ञों तथा अन्य सत्ताधारी अभिजातियों ने अरबों डॉलर अपने निजी खातों में जमा कराने में कोई संकोच नहीं किया। शीघ्र ही धनाढ्य बनने की अपार संभावनाएं खुल गईं और असंख्य मार्ग मिल गए। नाइजीरिया, गेबोन और अंगोला में तेल की खोज तथा उसके निर्यात के कारण मानो आंधी के आम टपक पड़े, किंतु उससे प्राप्त राजस्व का बड़ा भाग पर्दे के पीछे सत्ताधारी अभिजातियों की जेबों में पहुंच गया। बुर्किना फासो, माली, नाइजर, सोमालिया जैसे अत्यंत सीमित संसाधन वाले गरीब देशों में भी सत्ताधारी अभिजात्य वर्ग ने सरकारी धन का गरीबों के हित में उपयोग करने के स्थान पर अपनी जेबें भरने के लिए बिना किसी संकोच के किया। प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए द्विपक्षीय अभिकरणों तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिस्ट्रक्चरिंग एंड डेवलपमेंट IBRD एवं विकास हेतु सहायक अन्य अभिकरणों द्वारा हस्तांतरित तथा राज्य अभिकरणों की सरणी से वितरित राशियों भी कभी सच्चे अर्थों में उन कामों के लिए खर्च नहीं की गई जिनके लिए वे भेजी गई थीं। विकास के ऐसे घुमावदार जटिल ढांचों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बहुसंख्यक किसानों के स्थान पर कुछ विशिष्ट जनों का ही उपकार हुआ, अतः उन सामान्य जन एवं विशिष्टों के बीच की आर्थिक खाई चौड़ी ही होती गई।
चूंकि गरीब आर्थिक रूप से वंचित था, इसलिए राज्य ने उन्हीं वर्गों के संचय को सहारा दिया जिनकी पहुंच राज्य की संस्थाओं तक थी। अनुत्पादक उद्यमों में निवेश के बहुत से उदाहरण हैं। गिनी बसाओ में राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए पुर्जा को जोड़कर कार तैयार करने का कारखाना लगाया गया तथा तंजानिया में राज्य के समाजवादी सिद्धांत के अनुरूप एक कृषि औद्योगिक परस्तातल लगाया गया। अन्य राज्यों में कृषि औद्योगिक उद्यम मध्यस्थों की राजनीति के विस्तार के रूप में लगाए गए थे, जैसा सेकाउ टूरे के समय में गिनी में या नकुमाकालीन घाना में किया गया। ये सभी परियोजनाएं कुछ लोगों की राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से थीं, न कि क्षेत्र के लिए किसी प्रकार के उत्पादक साहसिक प्रयत्न के रूप में। कुल मिलाकर राज्य के सारे विकास कार्य शहरों या औद्योगिक परियोजनाओं की पक्षधरता पर आधारित थे, जबकि ग्रामीण क्षेत्र पूर्णतः उपेक्षित रहा था। इन हालात को देखते हुए राज्य का विरोध कोई अनहोनी बात नहीं थी। ज्यों-ज्यों जनापेक्षाओं तथा सरकारी कार्रवाइयों में अंतराल बढ़ता गया, शासन तथा वैधता का संकट भी बढ़ा। इसके कारण राज्य और समाज के सूत्र विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर हुए। परिणामस्वरूप अनेक क्षेत्रों में शासनादेश कमजोर हुआ और राज्य की वैधता में कमी आई। जनता जो अब राज्य को अन्य देशीय संस्था के रूप में देखने लगी थी, अपने वैध अधिकारों और सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए दबाव बढ़ाने लगी और इस प्रकार राज्य तथा समाज के पारस्परिक संबंध धराशायी हो गए। किंतु अधिकार को वास्तविक चुनौती और शासन एवं वैधता के लिए संकट समसामयिक प्रकृति की एक अपेक्षाकृत अभिनव घटना है। अफ्रीकी सरकारों की राजनीतिक रंगत जो भी हो, समाज की राजनीतिक और विशेषकर आर्थिक शिकायतों के संचय से उदित असंतोष राजनीतिक उत्तरदायित्व के संकट के केंद्र में होता है और वहीं उनकी वैधता को प्रभावित करता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो सन 1975 से बहुसंख्यक अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाएं धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगी थीं। जैसे जैसे सत्ताधारियों ने राज्यों के क्षीण संसाधनों का गलत इस्तेमाल जारी रखा, विकास को धक्का लगता चला गया और राज्य आर्थिक गतिहीनता, शक्तिक्षय एवं विखंडन के शिकार होते गए। सन 1973 के तेल संकट ने आर्थिक अवनति को और भी बढ़ावा दिया, जिससे बहुत से अफ्रीकी राज्य आज तक नहीं उबर पाए हैं। उत्पादक क्षेत्र के बड़े भाग उपेक्षित रह गए, जबकि मुट्ठी भर अभिजात्य लाभ उठाते रहे। अतः उत्पादक क्षेत्रों में निराशा, कुंठा तथा सत्ताधारी शासन एवं संबद्ध संस्थाओं के प्रति अविश्वास ने घर जमा लिया। कालांतर में आए ऋण संकट ने अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं को और भी कमजोर किया तथा राज्य की आर्थिक संरचना एवं राजनीतिक शासकों द्वारा जनता को संतुष्ट कर पाने की असमर्थता को रेखांकित किया। राज्य की आंतरिक गतिहीनता तथा विखंडन में वृद्धि हुई। अपनी शक्ति और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए संघर्षरत पहले से ही कमजोर राज्य को अन्य चुनौतियों से भी जूझना पड़ा। इन चुनौतियों में शक्ति और एकता के लिए आंतरिक रूप से तथा विश्व की पूंजीवादी पद्धति पर बाह्य रूप से निर्भरता की अनिश्चितता प्रमुख थी। 1980 के दशक तक कमजोर अफ्रीकी राज्यों ने विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं संरचनात्मक समायोजन व्यवस्था के व्यापक प्रभाव के सामने समर्पण कर दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था के घेरे में जाना पड़ा। संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम सैप की प्रणाली ने अफ्रीकी आर्थिक प्रबंध की समस्याओं को उदार बाजारोन्मुख दृष्टिकोण से देखा, जो बहुलतावाद का समर्थन करता था और निजी उद्यम को बढ़ाता था। सन 1993 तक सभी उपसहाराई अफ्रीकी राज्यों ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, किंतु राज्यों के बजटों को संतुलित करने के लिए सरकारी खर्च में की जाने वाली कटौती के रूप में लगाई गई शर्तों, विशेषकर खाद्य सामग्री के मूल्य निर्धारण, खाद्य सामग्री के समर्थन मूल्य और स्वास्थ्य रक्षा संबंधी आर्थिक सहायता को बंद करने जैसे उपायों का इन देशों के गरीबों पर बुरा प्रभाव पड़ा। खाद्यान्न के समर्थन मूल्य को बंद करने तथा शहरों की आवश्यकता पूर्ति हेतु खाद्य सामग्री पर लगाए गए अन्य नियंत्रणों का खाद्य उत्पादन पर अहितकर प्रभाव पड़ा तथा नकदी की फसलें उगाने के लोभ में लोगों ने खाद्य फसलें उगाना कम कर दिया। परिणामतः खाद्यान्न की कीमतें आसमान छूने लगीं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आयातित खाद्यान्न पर निर्भर होना पड़ा, जिसे खरीदना उनके घरेलू बजट में संभव नहीं हो पाता था। स्वास्थ्य रक्षा और शिक्षा जैसे कल्याणकारी मदों में दी जाने वाली आर्थिक सहायता को बंद करने से गरीबों की समस्या और भी भयावह हो गई। कुछ मिलाकर संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम से शहरी अभिजात्य वर्ग, जो अब भी राज्य के मामलों पर नियंत्रण कर रहा था, तथा समाज के उपेक्षित निम्न मध्य वर्ग के बीच आर्थिक असमानताओं में और भी वृद्धि हुई। भेदभावपूर्ण विकास के औपनिवेशिक बांचे के कारण अफ्रीका में नागरिक समाज प्रायः अल्पविकसित रहा था। अब राज्य समाज आर्थिक विकृतियों ने दशा को और भी बिगाड़ दिया। उसी समय संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों की शर्तों का पालन करने के परिणामस्वरूप पैतृक बांचे के चरमरा जाने से तंत्र के पूर्ववर्ती ग्राहकों समर्थकों को भी मताधिकार से वंचित हो जाना पड़ा। अतः वे नागरिक समाज में सम्मिलित हो गए और उन्होंने भी औरों के साथ राज्य के अधिकार को चुनौती दी। नागरिक समाज उस समय तक अपने अधिकारों एवं विशेषाधिकारों के प्रति सजग हो चुके थे, अतः उन्होंने निर्णयकारी निकाय में प्रतिनिधित्व की मांग की। इस प्रकरण के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक तनाव की स्थिति बन गई, जो प्रदर्शनों और विरोधों के रूप में फूट पड़ी और उनके माध्यम से राज्य के अधिकार और उसकी वैधता को चुनौती दी जा रही थी।
अन्य राज्यों में से जाम्बिया तथा कीनिया दो ऐसे राज्य हैं जहां राजनीतिक परिवर्तन के लिए लोकप्रिय भावना 1980 और 1990 के दशकों में जागृत हुई थी। दोनों ही राज्यों में उनकी शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या के लिए अत्यंत स्पष्ट रूप से विकास के भिन्न भिन्न प्रकार के ढांचे में और प्रत्येक राज्य में दोनों वर्गों में आर्थिक रूप से अत्यंत असमानताएं थीं। दोनों ही देशों में सक्रिय नागरिक समाज की उपस्थिति ने तथा इस तथ्य ने भी यह संभव बनाया कि राज्य अधिकार को चुनौती दी जाए कि पूरा महाद्वीप राजनीतिक उदारीकरण की ओर बढ़ रहा था, जिसमें ग्राहक राज्य से महाशक्ति के समर्थन की वापसी भी शामिल थी। जाम्बिया में मजदूर संघों ने जनसामान्य की आर्थिक दुर्दशा को सत्ताधारी शासनों की असफलताओं से जोड़ा और राज्य के अधिकार को चुनौती देने तथा राजनीतिक परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर देने के लिए जनता के विविध वर्गों को एकजुट किया। 1980 के दशक में प्रशासन के विकेंद्रीकरण संबंधी सुधारों पर, जिनके कारण खान मजदूरों को प्रदान की जाने वाली कल्याणकारी सेवाएं हल्की हुई जा रही थीं, राज्य तथा ताबा पट्टी के खान मजदूर संघों के बीच आमना सामना हो गया। सन 1990 में जब मक्का के भोजन का मूल्य दुगुना कर दिया गया तो प्रदर्शन अपने चरम पर आ गए। इसी प्रकार कीनिया में 1982 में जो विरोध प्रारंभ हुआ उसमें सत्ताधारी शासन की विकास नीतियों को चुनौती दी गई थी। सन 1990 में उन्होंने बहुलतावाद तथा लोगों की कल्याण योजनाओं में सुधार की मांग की। अन्य देशों में भी इसी प्रकार के विद्रोह हुए, जिनके कारण राज्य शासनों को चुनौती मिली। साथ अफ्रीकी नेतृत्व की समझ में अपनी जनता को प्रतिनिधित्व देने की बात आ गई, क्योंकि उन्हें प्रतिनिधित्व प्रदान किए बिना शासन को वैधता प्राप्त नहीं हो सकती थी। व्यापक सामाजिक दावेदारी तथा निर्णयकारी अभिकरणों में समाज की भागीदारी की इच्छा नेतृत्व के सामने दूसरी चुनौती थी। इसी समय आर्थिक शर्तों के लागू होने तथा बाहरी नियंत्रण के संपर्क में आने के बाद 2 दशकों से संपूर्ण एवं निर्विवाद राजनीतिक संप्रमुखता को भोगने वाले अफ्रीकी राज्य को अपने अधिकार को मिलने वाली आंतरिक तथा बाह्य चुनौतियों से जूझना पड़ा। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, आंतरिक घरेलू चुनौतियां व्यापक एवं दिशाहीन थीं, जिन्होंने शक्ति में भागीदारी तथा शासन में बाध्य रूपांतरण की मांग की। राज्य को अब तक जो वैधता प्राप्त थी वह नैतिक रूप से समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि उसने संरक्षण के माध्यम से तथा प्रजा के मानवाधिकारों का उल्लंघन करके शक्ति का पूरी तरह और सार्वजनिक रूप से दुरुपयोग किया था। 3 शासकों युगांडा के ईदी अमीन, मध्य अफ्रीकी गणतंत्र के जीन बेडेल बोकस्सा तथा भूमध्य रेखीय गिनी के नैकिस नकुमा को विशेष रूप से पतन के प्रतीक के रूप में माना जाता है। किंतु 1990 के दशक में अफ्रीकी नेतृत्व अपने निर्वाचकों की आवश्यकताओं तथा मांगों के प्रति कुछ संवेदनशील हो चला था। शीत युद्ध की समाप्ति, अफ्रीकी एकता संगठन OAU की मान्यता, सरकार में जन भागीदारी की आवश्यकता के समर्थन की घोषणा द्वारा अनुमोदन एवं मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के वचन ने भी अफ्रीकी शासनों की बहुदलीय लोकतंत्र एवं बहुलतावाद हेतु प्रतिबद्धता की घोषणा करने पर विवश कर दिया। इससे क्षीण होती हुई उनकी वैधता हल हुई। अगले कुछ वर्षों में ही घरेलू दबाव के परिणामस्वरूप अनेक राज्यों ने बहुदलीय निर्वाचनों को स्वीकृति दे दी। चुनावों में हारने पर सत्ता छोड़ने वालों में बेनिन के मैथ्यू केरेकू तथा जाम्बिया के राष्ट्रपति केनेथ कौंडा पहले 2 नेता थे। अन्य राज्यों ने बाहरी दबाव के सामने समर्पण कर दिया। मलावी के राष्ट्रपति हेसिन्स बाडा को पहले तो बहुदलीय चुनावों पर जनमत संग्रह के लिए राजी किया गया और जब वह हार गए तो उन्हें सत्ता से हट जाने के लिए कहा गया। फिर भी और लोग सत्ता से चिपके रहे। कोटे ड आइवरी के राष्ट्रपति हॉफांड बोइगनी विपक्ष के दबाव के कारण चुनावों के लिए तो राजी हो गए, किंतु बाद में उन्होंने विपक्ष को तैयारी के लिए समय नहीं दिया। अन्य फ्रेंकोफोन देशों में अनेक शासक बाहरी समर्थन के आधार पर विपक्ष द्वारा की गई चुनाव की मांग को रोकने में समर्थ रहे। उदाहरण के लिए कैमरून में फ्रांस की मिलीभगत से शासकों ने चुनावी परिणामों में गोलमाल कर डाला, क्योंकि उन्हें किसी एंग्लोफोन के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने की आशंका सताने लगी थी। टोगो में राष्ट्रपति योडेमा ने नवनिर्वाचित सरकार द्वारा राज्य को चलाए जाने के प्रयत्नों में अड़ंगा डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्हें बाहरी शक्तियों का समर्थन प्राप्त था। इसी प्रकार नाइजीरिया के राष्ट्रपति बाबंगिड़ा अत्यंत सशक्त घरेलू विरोध एवं सभी युक्तियों के बाद भी चुनावों में हार के बावजूद वर्षों तक सत्तासीन बने रहे। तथापि सत्ता में बने रहने का सबसे अधिक दृढ़ निश्चय एवं युक्तिसंपन्न प्रयत्न जायरे में मोम्बुतु के द्वारा किया गया था। उन्होंने न केवल चुनावों को टालने में सफलता प्राप्त की, वरन विपक्ष द्वारा सत्ता छीनने के प्रयत्नों से भी वे बच निकले। इस प्रकार यद्यपि बहुसंख्यक अफ्रीकी राज्यों ने चुनौतियों मिलने पर अपने शासन के वैधीकरण एवं स्थिरीकरण के साधनों एवं मार्गों को खोजने के प्रयत्न किए, किंतु कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने भीतरी और बाहरी दबावों के बावजूद अपनी पकड़ बनाए ही रखी। फिर भी यह समझ लेना महत्वपूर्ण है कि राज्य के अधिकार और उसकी वैधता को मिली हुई समसामयिक चुनौतियों ने बहुसंख्यक राज्यों को उनकी आत्मतुष्टि से धक्का मारकर जगाया, ताकि वे भविष्य के लिए सुधरें और शासन की अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधित्वमय पद्धति को अपनाएं। वैधता को मिली चुनौतियों ने ही कालांतर में नीतिगत